नमस्कार दोस्तों जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो सभी कंपटीशनों का मिश्रण है, ताकि किसी भी कंपटीशन में बैठने पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यानी कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और ये ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो ऑल इंडिया में जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी का ये मिश्रण लिया गया है। और इसमें दो तरह से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। पहला तो ये कि इनमें जो टारगेट रखा गया है 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चनों का रखा गया है। दूसरा ये कि व्याख्या सहित है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए, फ़ायदा उठाइए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 660 तक लिया था, ये 661 है। तो देखिए, कोशाधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कोशाधारी जो वन होते हैं उन्हें कोणधारी वन ही कहा जाता है, पहली बात तो ये। और वो नहीं जो पाए जाते हैं वो अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, अमेजोनिया में वो नहीं पाए जाते हैं, ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये कोशाधारी या कोणधारी वन जो हैं साइबेरियाई या बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, साइबेरिया या बर्फीले प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। और इसे टैगा वनस्पति भी कहा जाता है, टैगा वनस्पति भी इनको कहा जाता है। इस प्रकार के वन कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं ये, लेकिन अमेजोनिया में नहीं पाए जाते। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इनमें से देखिए किसका सुमेल नहीं है। फिजी की राजधानी दी हुई है, ये फिजी की राजधानी सुआ है। और फिनलैंड की राजधानी ओस्लो नहीं होती है दोस्तों, इसकी हेलसिंकी होती है, इसलिए ये सुमेल नहीं है, सही मेल में नहीं है ये। और आगे देखते हैं, गुयाना की जॉर्ज टाउन ही होती है और लेबनान की बेरूती होती है, ये सही है, यानी बी पार्ट सुमेल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी विश्व की, वो थी वैलेंटाइना तेरेस्कोवा थी। वो ये रूसी नागरिक थी और प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। और ये 1963 ईस्वी में इनको ये गौरव प्राप्त हुआ था, 1963 ईस्वी में ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी और पहला कदम रखने वाली महिला थी अंतरिक्ष पर। और आगे आपको बता दें, जूको तबई जो है, इनमें से जूको तबई माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला है। और बछेंद्री पाल जो है ये भारत की माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है, ये भारत की है, बछेंद्री पाल हमारे देश की हैं ये। और इनमें से सैली राइड जो है ये अमेरिका महिला है जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी, प्रथम अमेरिकी महिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसंग एक उत्सव है जो किस में मनाया जाता है? तो लोसंग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और लोसंग शब्द का विश्लेषण करने पर यह देखते हैं कि लो संग जो है लो प्लस सुंग दो शब्दों से मिलकर बना है। और लो का अर्थ होता है नव और सुंग का अर्थ होता है वर्ष, अर्थात लोसुंग का मतलब जो हुआ नव वर्ष हुआ। तो यानी ये नव वर्ष का त्यौहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित नहीं बताना है। तो बोकू सिक्किम में है, ये सही है। मेखला असम में है, ये सही है। मुंडू छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है। और फेरन जो है कश्मीर में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें से सही कूट का चयन करना है। देखिए, ऊनी वस्त्र जो है हमें गर्म रखते हैं, ये तो सत्य है। और ऊनी रेशे में एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये भी सही है।
यानी इसका सही स्पष्टीकरण है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और आपको बता दें कि ऊनी वस्त्रों में बने छिद्रों में हवा भर जाती है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें जो छिद्र होते हैं उनमें हवा भर जाती है और हवा जो है उष्मा की कुचालक होती है। अतः हवा के कारण शरीर की उष्मा जो है कपड़े के बाहर नहीं जाने पाती तथा शरीर गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है। ये किसके बारे में सत्य है? ये सत्य है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। मंगल के बारे में सत्य है। दोस्तों, सौर परिवार के 8 ग्रहों में मंगल पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह है। इसका रंग लाल है तथा पृथ्वी से इसकी जो औसत दूरी है वो औसत दूरी जो है इसकी 32.6 मिलियन मील है। मिलियन मील में है ये। और यह ग्रह जो है पृथ्वी से बड़ा है। इसका व्यास जो है इसका 4216 मील है। 4216 मील इसका व्यास है, अर्थात पृथ्वी की व्यास के आधे से कुछ अधिक है ये। इसको अपनी धुरी के परितः एक चक्कर घूर्णन करने में 24 घंटे 37 मिनट 22.6 सेकंड लगते हैं। यानी 24 घंटे 37 मिनट 22.6 सेकंड लगते हैं। जबकि पृथ्वी को अपनी धुरी के परितः घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। तो मंगल ग्रह के दिन की अवधि एवं इसके अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के सन्निकट माना जाएगा। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा जो वर्गीकृत की गई है वो की गई है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। दोस्तों, आकाशगंगा में जो है तारों के समूह को मिलाकर जो है रास्ते की तरह की आकृति दिखाई देती है, जो आकाशगंगा कहलाती है। आकाश जो होता है ऊपर, तो उसमें तारों के समूह को मिलाकर रास्ते के तरह की आकृति दिखाई पड़ती है, जो आकाशगंगा कहलाती है। और इसमें लाखों तारामंडल और कई सौरमंडल शामिल हैं। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में अवस्थित है उसके केंद्र से सूर्य की दूरी जो है 28,000 प्रकाश वर्ष है। 28,000 प्रकाश वर्ष है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इनमें से जो है कौन प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है वो है प्रकाशीय भंडारण। ये प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। और साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडम ये प्रौद्योगिकी शब्दावली हैं। तो दोस्तों, साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस तो इंटरनेट के जाल को साइबर स्पेस या साइबर वर्ल्ड कहते हैं। इसमें लाखों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। और दूसरा है अपलोड। जब कोई स्थानीय कंप्यूटर दूरस्थ स्थित कंप्यूटर में अपनी सूचना हस्तांतरित करता है तो यह क्रिया अपलोड कहलाती है। और यह है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला उपकरण मॉडेम कहलाता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। तो सही कालानुक्रम जो है इनका है, देखिए, जहांगीर था इनमें सबसे पहले, और जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद जो इसमें ऑप्शन के आधार पर अहमद शाह अब्दाली था, और फिर एंड में ये बहादुर शाह था। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से है ये ऑप्शन के आधार पर। और देखते हैं इनका कार्यकाल देखते हैं। जहांगीर का जो कार्यकाल था दोस्तों वो 1605 से और 1727 तक था जहांगीर का। और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल था वो 1719 से और 1748 तक था। 1748 तक था इसका कार्यकाल। मोहम्मद शाह का था ये, मोहम्मद शाह का। और तीसरे नंबर पर जो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में इसने आक्रमण किया था भारत पर। और प्रथम आक्रमण इसका 1748 में हुआ था। अहमद शाह का 1748 में इसका प्रथम आक्रमण हुआ था, पंजाब पर हुआ था। और अंतिम आक्रमण हुआ था इसका 1767 ईस्वी में इसने अंतिम आक्रमण किया था।
और उसने 1761 के आक्रमण में ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। और जो एंड में बहादुर शाह है, बहादुर शाह जफ़र का कार्यकाल था 1837 से और 1857 तक था। जब क्रांति आई थी, स्वतंत्रता क्रांति जो आई थी, उस समय तक इसका कार्यकाल था बहादुर शाह का। तो इस तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, ये जहांगीर का जो कार्यकाल था ये 1627 था। यहाँ पर 1627 है, ये 1727 नहीं है, 1627 है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो जो भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उनकी जो सूचना हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अरिकामेडू से। हम अरिकामेडू में पुरास्थल की खुदाई की थी, वहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों, भारत और रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंधों का ज्ञान हमें अरिकामेडू, जिसे पांडिचेरी कहते हैं, की खुदाई से होता है। इस पुरास्थल की खुदाई से जो प्राप्त रत्न हैं, मनके हैं, बर्तन हैं तथा रोमन द्वीप के टुकड़े मिले हैं तथा एक रोमन सम्राट अगस्टस का चित्र बना हुआ मनका भी मिला है, जो भारत रोम व्यापारिक संबंधों को उजागर करता है। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है दोस्तों वो है रजनामा है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मुग़ल सम्राट अकबर हुए थे, उन्होंने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग स्थापित किया था जिसका प्रधान उन्होंने फैजी को बनाया था। और अकबर के काल में ही महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रजनामा नाम से किया गया था। और इस अनुवाद में नकीम खां, मुल्ला अहमद शेरी और हाजी थानेश्वरी का असीम योगदान था। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल की जो प्रमुख मुद्राएं थी, एक तो थी जीतल और दूसरा था टंक था ये। यानी इसका मतलब ये है कि डी पार्ट करेक्ट आंसर 2 और 4। तो गुलाम वंश का जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था, वो प्रथम था जिसने चांदी का टका और तांबे का जो है जीतल चलाया था। चांदी का जो टका था और तांबे का जीतल था। चांदी का एक टका 175 ग्रेन के बराबर होता था। सिक्कों पर शुद्ध अरबी भाषा का प्रयोग कर सर्वप्रथम टकसाल का नाम खुदवाने की प्रथा भी उसी ने ही लागू की थी। यानी सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम खुदवाने की प्रथा भी उसी ने ही लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो बनवाई थी औरंगजेब ने बनवाई थी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जो मुगल बादशाह हुए थे उनमें से जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी में वो थे जहांगीर थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और जहांगीर ने जो है अपनी ये अमूल्य पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी इसका नाम है। और उसने अपने इस आत्मविवरण में जो है अपने जीवन के प्रारंभिक 17 वर्षों का ही इतिहास लिखा है। केवल 17 वर्षों का इतिहास लिखा है इसमें। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इस पुस्तक को वह पूर्ण नहीं कर सका था, अतः उसके दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार मुतमिद खां ने इसे पूरा किया था। मुतमिद खां ने इसे पूरा किया था। और एक चीज़ और बता दें आपको कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी, वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा ये फारसी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो सिकंदर की भारत में सफलता के जो कारण थे दोस्तों देखिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये बिल्कुल सही है, उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। यह एक अच्छा प्रशासक था, ये सही नहीं है। यानी 4 पार्ट सही नहीं है। और इसका मतलब ये है कि बी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। 1, 2 और 3 पार्ट ये सही हैं दोस्तों। और डिटेल बता दें आपको, 326 ईस्वी में
326 ईस्वी में मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय के पुत्र थे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत में उसकी सफलता के अनेक कारण थे, जिसका प्रमुख कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण था। और यहाँ पर जो थे भारत में सभी राज्य आपस में टकरा रहे थे। पोरस ने ही सिकंदर का कड़ा विरोध किया था तथा जो देशद्रोही थे शासक थे उन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। और सिकंदर की सेना श्रेष्ठ थी, उसका नेतृत्व भी कुशल सेनापतियों के हाथ में था, जिससे उसे भारत में विजय प्राप्त हुई। सिकंदर एक कुशल सेनापति तो था, परंतु एक अच्छा प्रशासक नहीं था। उसकी वजह क्या थी? उसने जो विजित प्रदेश किए थे वो अधिक दिनों तक उसके नियंत्रण में न रह सके। तो इसका जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो इन सूफियों में से जो कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है वो है शाह मोहम्मद गौस। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। मुगलों ने जो नवरोज का जो त्यौहार लिया था वो पारसियों से लिया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर पारसी धर्म में होने वाले सूर्य और अग्नि की पूजा से प्रभावित होकर स्वयं सूर्य की उपासना करता था और तिलक लगाता था। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों थोड़ा समय अवश्य लग रहा है ज़्यादा, लेकिन आपको क्वेश्चन जब तक सही तरह समझ में ना आए तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए समय की आप टेंशन ना लें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है और इधर वेद दिए हुए, इधर उनका वो दिया हुआ है, उसमें क्या क्या है। तो देखिए पहला है ऋणक वेद। ऋणक वेद में इनमें से क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं शुरू में, स्टार्टिंग में 4 पार्ट इससे मैच कर रहा है। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में कर्मकांड हैं, इसका 2 पार्ट मैच कर रहा है। और सामवेद जो है संगीत में स्रोत है, ये 1 पार्ट मैच कर रहा है। और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो इस तरह से मैचिंग है ये। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और बता दें आपको कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और कुल मिलाकर ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद चौथा वेद है। सबसे एंड में अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किया था वो तुर्कों ने किया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और भारत में जो है 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का प्रथम शासक था मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में हुई थी, 1210 ईस्वी में। और जो भारत में पोलो खेल के आगमन का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। तो ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तुर्कों से प्रचलन हुआ था भारत में। नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूटों ने कराया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो राष्ट्रकूट स्थापत्य का श्रेष्ठतम निर्देशन है। और पत्थरों की सहायता से निर्मित मंदिरों में यह मंदिर जो है सर्वाधिक विशाल, कलापूर्ण, अप्रियतम है। यह मंदिर एक आयताकार प्रांगण के बीच में स्थित है तथा इसमें प्रवेश द्वार, विज्ञान तथा मंडप का निर्माण किया गया है। इसके शिखर का निर्माण द्रविड़ शैली से प्रभावित है, यानी इसका शिखर जो बना हुआ है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जिस पर एक स्तूपिका बनी है। और मंदिर का जो विमान है वो 28.95 मीटर ऊंचा है, यानी जो मंदिर के विमान की ऊंचाई है वो 28.95 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध कौन था? नक्शबंदिया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना जो हुई थी 14वीं सदी के लगभग में हुई थी। ख्वाजा
बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी इसकी स्थापना। और भारत में जो इस पंथ की स्थापना हुई थी ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी, 17वीं शताब्दी के लगभग की थी। और इनके मुख्य शिक्षक जो थे शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी थे। शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी थे और उन्हें इस्लाम धर्म का सुधारक माना जाता है। और इस सिलसिले को जो है संगीत से परहेज था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, वाकानेर के भी थे, इन तीनों के थे, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी राज्यों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी को जो दो महात्मा कहा था वो कहा था सरोजिनी नायडू ने कहा था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तेज बहादुर संप्रू एस जयकर के प्रयासों से गांधी जी, यानी तेज बहादुर संप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य जो है 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई थी, 17 फरवरी से। और यह 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस समझौते को जो है गांधी इरविन समझौता कहा गया। और सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। हुआ क्या था कि बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति थी। 3 कठिया पद्धति, इसमें क्या था कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। तो इस 3 कठिया पद्धति के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा नीलों पर किए जा रहे जो अत्याचार किए जा रहे थे नीलों पर एवं दमन के विरोध में, अत्याचार एवं दमन के विरोध में गांधी जी ने 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी के त्याग, तपस्या और कुशल नेतृत्व को देखते हुए उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा जोड़ा गया था उनके नाम के आगे। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था वो थे लाला लाजपत राय थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों वर्ष 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे तथा दीवान चमनलाल महामंत्री बनाए गए थे। दीवान चमनलाल को महामंत्री बनाया गया था। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और आंध्र प्रदेश के अग्रणी नेता एन.जी. रंगा को इसका महासचिव नियुक्त किया गया था। आंध्र प्रदेश के जो अग्रणी नेता थे एन.जी. रंगा, उसको इसका महासचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध होता है वो होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है 5 अगस्त और 1952 ईस्वी में की गई थी। 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति आयोग के माध्यम से धन वितरण का अनुमोदन करता है और यह प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है?
तो ऐसी शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुई है वो हुई है अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 को एक साथ पढ़ने पर प्राप्त हुई है। और इसमें जो है समता के अधिकार का वर्णन है तथा इससे सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को परिभाषित करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो संविधान जो निर्मात्री परिषद हुई थी उसमें प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि चुनना था। तो प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वो था 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो जो अनुच्छेद संबंधित है वो है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 तक में यह व्यवस्था की गई है कि जिसके तहत संवैधानिक विवादों का सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार प्राप्त होता है। और एक अनुच्छेद 133, 134 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय है जिसे सिविल, दांडिक एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों को सुनने का अधिकार है और यह भारतीय संविधान का संरक्षण भी है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से जो प्रयुक्त होता है वो होता है, इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है 1, 2 तथा 3 होते हैं। इनमें से 1, 2 तथा 3। 1 कौन है? एजोला है। 2 है नील हरित शैवाल और 3 कौन है? एल्फाल्फा है। ये तीनों जो हैं जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? तो धारणीय कृषि का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, या कि उनकी गुणवत्ता जो है अंदर बनी रहे मिट्टी में। तो देखिए क्या है कि धारणीय कृषि मानव द्वारा उपभोग, धारणीय जो कृषि है मानव द्वारा उपभोग एवं उत्तरदायित्व की भावना से प्रादुर्भूत अवधारणा है। और इस प्रकार के कृषि में हम भूखंड का प्रयोग जो है फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु इस प्रकार करें कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसमें हम अपनी भावी पीढ़ी के प्रति उत्तरदायित्व बोध से प्रभावित रहते हैं, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी फसलों की उत्पादनता में वृद्धि बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है, देखिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये दर्रा है, ये दर्रे हैं इधर, ये प्रदेश के नाम है राज्य के। और लिफू लेक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है, इसलिए इसका जो है बी पार्ट सुमेलित नहीं है। और नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है, ये सही है, बाकी सही है, बी पार्ट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गद्दी है। और अबोर जनजाति जो है, इनमें से अबोर जनजाति वो असम में है तथा लेपचा जो है, लेपचा सिक्किम में है और थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक जो है झारखंड है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अबरक की खानों के लिए जो है बिहार का हजारीबाग विश्व प्रसिद्ध है। बिहार का हजारीबाग जो अब बिहार से अलग राज्य जो बना है झारखंड, उसमें है, यानी झारखंड में है इस समय वो। तो भारत में के कुल अबरक उत्पादन का 45% भाग अबरक यहीं से उत्पादित किया जाता है तथा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी अबरक की खानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? तो नैपा नगर जो जाना जाता है वो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि 1955 ईस्वी में जो है
नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में भारत का पहला अखबारी कागज़ निर्माण का कारखाना स्थापित हुआ था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टियों के लिए जो सही नहीं है वो देखते हैं, वे आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, ये सही है। यह बहुत ही अवक्षालित मिट्टियाँ हैं, ये सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। और डी पार्ट में देखिए, इसमें चूना यहाँ पे गलत प्लेटिंग हो गया था, तो यहाँ पर कम आएगा, कम मात्रा में पाया जाता है। ये पार्ट जो है ये सही नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि लैटेराइट मिट्टी में जो है चूने की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा जो है कम होती है, जिससे इस प्रकार की मिट्टी की उर्वरता कम होती है और इसका निर्माण शुष्क तथा आर्द्र मौसम के कारण विच्छालन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज जो अवस्थित है वो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यानी भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों ये मान जो होगा बी पार्ट करेक्ट आंसर है 14.30 होगा, समय होगा इसका इतना। और देखते हैं, देखो भारतीय मानक समय जो है पूर्वी देशांतर से उसका जो होता है वो होता है 82 1/2 डिग्री होता है, पूर्वी देशांतर से होता है भारतीय मानक समय। और 120 हमें निकालना 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निकालना है। तो पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मानक समय कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर बराबर कर देते हैं इसको। 120 डिग्री में से 82 डिग्री निकाल दिया हमने, 82 सही 1/2 डिग्री हमने निकाल दिया पूरी, क्योंकि ये पूरी देशांतर पर है। तो यहाँ से निकालने के बाद ये हो जाएगा, ये कितना बचा, ये बचेगा 37 सही 1/2 डिग्री पूरी देशांतर। और इसको जो है मिनट में 1 मिनट 1 अंश बराबर जो होता है 1 अंश बराबर 4 मिनट के बराबर होता है, ध्यान रखिए 1 अंश 4 मिनट के बराबर होता है। और 37 का जो मान होगा ये मिनट में ये हो जाएगा 37, इसको 4 से गुणा कर देंगे, 37 से 1/2 गुणा 4, जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 मिनट, 150 मिनट हो जाएगा, यानी पूरी देशांतर पर। अब मध्याह्न जो है, मध्याह्न का मतलब है 12 बजे, 12 बजे तो कितना होगा, ये 12 है तो वो, और 150 मिनट का होगा 2.5 घंटा, 150 मिनट का कितना होगा 2.5 घंटा होगा, 2.5 घंटा ये, तो 12 घंटे और 2.5 घंटा मिलाकर कितना हुआ, ये होगा 14.30 यानी 14.5 घंटे होगा। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित है वो है एस्किमो कनाडा हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 700 था, जो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है डिटेल। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और तथा ये भी बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जाए ताकि आपके लिए बेहतर बना सकें। तो थैंक यू सो मच।